Hello everyone, I welcome you all in गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जाना, ठीक है, कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अगर एक वेक्टर है जो x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा डेफिनेटली इक्वल टू 1 होंगे। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल पता चल गया है। ओके, अब दूसरी बात क्या है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए हाउ मेनी वेक्टर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी वेक्टर्स आर पॉसिबल इफ each of which are equally inclined on axis, ठीक है। तो जो एक्स वाई जेड एक्सिस हैं उन पे इक्वली इंक्लाइंड हो। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा है कि इक्वली इंक्लाइंड की क्या कॉन्सेप्ट है, राइट, कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मतलब एक्स और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि उसका स्लोप होना चाहिए +1 -1। ठीक है ना, +-1। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो ऐसे, बेटा ये x है, ये y है और ये z है। ऑलराइट, ये बाहर की ओर है। ओके, अब एक वेक्टर है ऐसे, ये बाहर है, ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है और इसके साथ गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये वेक्टर बेटा बाहर की ओर है, किधर है, बाहर, इधर। ठीक है, चलिए, तो ये बात क्लियर है। ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा, सो या फॉर इक्वली इंक्लाइंड अल्फा बीटा गामा शुड बी सेम, राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा सेम होने चाहिए। दैट मीन्स या यू कैन से कि cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा होने चाहिए। ऑलराइट, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, बात सेम ही है, वैसे बात तो सेम ही है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो अभी देख लेंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। अल्फा बीटा गामा, एक मिनट रुको, एक मिनट, नहीं, cos अल्फा cos बीटा cos गामा सेम बोलना सही नहीं है, अल्फा बीटा गामा को ही सेम बोलना सही है। ठीक है, तो इसका मतलब cos स्क्वायर अल्फा वी नो वेरी वेल ये होता है, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, अल्फा बीटा को सेम रख दिया, मतलब अल्फा रख दिया सबको। ऑलराइट बच्चों, तो cos स्क्वायर अल्फा कितना आ गया, 1/3। तो बेटा cos अल्फा कितना आ गया, +-1/√3। तो cos अल्फा कितना आ गया बेटा, +-1/√3। ठीक है, ओके। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसे कितने वेक्टर्स पॉसिबल, हाउ मेनी, एक और चीज ऐड कर देते हैं, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है बेटा, हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स, मतलब उनकी क्या कहते हैं, डिस्टेंस, सॉरी लेंथ क्या है, 1 यूनिट। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है या r यूनिट है, ठीक है, मान लेते हैं एक वेक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, r यूनिट्स, और वो एंगल कितना बना रहा है, एक्स वाई जेड के साथ अल्फा बीटा गामा। ठीक है, देन वो वेक्टर क्या होगा, r इंटू कॉस अल्फा, ये तो सबको पता ही है ना, r इंटू कॉस अल्फा आई, r इंटू कॉस बीटा j एंड r इंटू कॉस गामा k। तो ये तो बता रखा है, सही बात है। अब अगर लेंथ 1 हो जाए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के केस में r बेटा 1 हो गया, तो साफ सी बात है, बस डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं, ध्यान से। ऑल राइट,
ये हो जाएगा वो वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा वो वेक्टर। ओके, इसका मतलब अब ध्यान से देखिए। अच्छा, मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं तो भी चलेगा, वेक्टर। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्स कोऑर्डिनेट। मैंने बताया कि भाई एक वेक्टर है, मान लो ये वाला वेक्टर है, इसके जो ऊपर के कोऑर्डिनेट है वो x, y, z है। तो इस वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकता हूं। तो सिमिलरली मैंने उसके जो टॉप पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। ठीक है, ऐसे समझ लो, इजी पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं अब यू नो वेरी वेल कि भाई अल्फा बीटा गामा तो सेम है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा सेम है। इट डज नॉट मीन, तभी मैंने चेंज किया था, इट डज नॉट मीन कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा भी सेम होंगे। अल्फा बीटा गामा सेम होने का मतलब ये होता है कि जो cos अल्फा या तो प्लस 1/√3 हो या माइनस 1/√3 हो। ऑल राइट, ठीक है। इसका मतलब इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, दो तरीके से। इसको बेटा, इसको भी दो तरीके से, इसको भी दो तरीके से। तो अपने आप देखो, मान लेते हैं cos अल्फा इज 1/√3 एंड cos बीटा इज माइनस 1/√3 एंड cos गामा इज ऑल्सो 1/√3। ये चीज सेटिस्फाई होगी कि नहीं? यस, होगी। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो भी इक्वली इंक्लाइंड का ही केस है। ठीक है, तो मैंने ये कहा मैं इस पॉइंट को कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, तो इसकी जगह कितनी चीजें आ सकती हैं, दो, इसकी जगह 2, इसको 2, टोटल 8 वेक्टर्स। तो बेटा टोटल 8 वेक्टर्स पॉसिबल। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर 8 क्यों, 2 ही तो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो cos अल्फा होगा वही cos बीटा होगा, वही cos गामा होगा। मतलब 1/√3, 1/√3, 1/√3 एक, और दूसरा माइनस 1/√3, माइनस 1/√3, माइनस 1/√3। ठीक है, तो वो ये सोच के चल रहे हैं, जो मैंने गलती से पहले लिख दिया था कि cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा होना चाहिए इक्वली इंक्लाइंड के केस में, जबकि ऐसा नहीं है। इक्वली इंक्लाइंड के केस में cos की वैल्यू सेम हो ऐसा नहीं है, बस एंगल्स सेम होने चाहिए। ऑलराइट, एंगल सेम होना चाहिए, मतलब अल्फा बीटा गामा सेम हो तो चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बंदे ने क्या कहा, एक ने कहा, बात को समझने की कोशिश करना। एक ने कहा अच्छा एंगल सेम होना चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम। अगर एंगल सेम होगा अल्फा बीटा गामा, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा तो सेम ही नहीं होगा। जो अल्फा बीटा गामा सेम होगा तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा सेम नहीं होगा क्या? हाँ, बात तो गलत नहीं है। ठीक है, अभी यहां पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है बस। वो आप ऐसे रिलेट करें, देखो ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कि नहीं एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है नो प्रॉब्लम। ये भी इक्वली इंक्लाइंड है कि नहीं? यस, ये भी इक्वली इंक्लाइंड है। जबकि हो क्या रहा है, देखो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूस, और ये एक्यूट। तो डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि एक अगर एंगल अल्फा है और दूसरा पाई माइनस अल्फा है, तीसरा अल्फा है या पाई माइनस अल्फा है, डज नॉट मैटर फॉर मी, चलेगा। बात समझ गए? ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मुझे लिखना पड़ा कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, लेकिन यहां से अपने आप देखो ना रिजल्ट तो अलग आ रहा है। मैं कह रहा हूं 8 वेक्टर्स, और वाकई बात सही है ये। अगर मैं सिर्फ 2 बोलूं ना, इसका मतलब होगा कि यहां पे मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूं। इसका मतलब होगा ये वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है 45, ये कितना बना रहा है, ये तो ज्यादा बना रहा है। तो फिर तो आप बोलेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि चलेगा, वो भी चलेगा। क्या कि अगर अल्फा है और बीटा कौन है, पाई माइनस अल्फा, और गामा कौन है, या तो अल्फा या पाई माइनस अल्फा, इनमें से कुछ भी, तो चलेगा बेटा, कोई टेंशन नहीं है। तो एक्चुअल में इस चीज को दिखाने का मतलब क्या है कि हमें ये याद रखना है क्या
ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लेना कि अगर इक्वली इंक्लाइंड होते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 हो सकती है। इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मैं बता देता हूं। जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, बात को समझना, यूनिट वेक्टर है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। या कोई भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या हो सकते हैं, मैं ऐसे ही बोल सकता हूं। यूनिट वेक्टर है तो भी उसके डायरेक्शन कोसाइन, या कोई और भी वेक्टर हो तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन ना बेटा सिर्फ डायरेक्शन को बताते हैं, लेंथ को नहीं, ये बात याद रखें, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो 1/√3 1/√3 1/√3 एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, -1/√3 -1/√3 एंड -1/√3। अच्छा एक है ये, ठीक है। अब दूसरी क्या है, -1/√3 -1/√3 -1/√3, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके मैं कितनी पॉसिबिलिटी लिख सकता हूं। अच्छा ये सारी माइनस कर दी क्या मैंने, नहीं ये प्लस कर दो। ऐसे करके मैं कितनी पॉसिबिलिटी लिख सकता हूं, तो तुम्हें पता चल रहा होगा 2 × 2 × 2 8। तो ऐसे 8 वेक्टर्स पॉसिबल हो पाएंगे, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा सा इमेजिन करवा देता हूं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। प्लेन की हेल्प से देखो, मान लो एक वेक्टर यहां पे है, ये वेक्टर है जो कि इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है, एक्सिस के साथ। और क्या सिर्फ एक्सिस यही है, एक्सिस नीचे भी होता है, पीछे भी होगा। ये जो आगे दिख रहा है इसके पीछे भी है एक्सिस, तो ये ऊपर दिख रहा है इसके नीचे भी है, ये इधर दिख रहा है इसके इधर भी है। ऑलराइट, तो एक तो इस क्वाड्रेंट में, एक इधर, एक इधर, ऐसे ही सेम ऊपर कितने आए देखो 1, ठीक है, 2 3 एंड 4, 4 होंगे। और ऐसे ही नीचे 1 2 3 और इधर 4। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अब आप थोड़ी सी इमेजिनेशन स्टार्ट करें। जो मान लो जिस रूम में अभी आप बैठे हैं, ठीक है, उसका एक कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है। अब यहां पे कितने रूम हो सकते हैं इस कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ना रूम का, कॉर्नर मतलब एक लाइन होगी ऊपर तक जा रही है, वर्टिकल लाइन है ना। ये वर्टिकल लाइन कितने रूम्स के साथ शेयर की जा सकती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं तुम्हारे से। वर्टिकल लाइन की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो यू कैन सी के 4, एक ये वाला रूम, एक इसके पीछे वाला रूम, एक उधर वाला रूम और एक इधर वाला रूम। तो 4 रूम इसको शेयर करेंगे, इस लाइन को। ये बात सही है कि नहीं? यस। अच्छा इस लाइन का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो है ओरिजिन। ये है अपना वाई एक्सिस, ये नीचे इधर वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और इधर जो है वो जेड एक्सिस है। ऑलराइट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। इधर वाला सेकंड, फिर उधर थर्ड, फिर ये फोर्थ। बात क्लियर? ठीक है। अब देखो 2D में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहां पे 8 क्वाड्रेंट होते हैं। अब सिमिलरली यही काम ओरिजिन से नीचे हो सकता है। मतलब ओरिजिन जो एक पॉइंट है, ओरिजिन उसको कितने रूम शेयर कर सकते हैं उस ओरिजिन को। मतलब इस रूम की जो ये लाइन है ना, इसका बॉटम पॉइंट, उसको कितने रूम शेयर कर सकते हैं। एक तो ये वाला रूम कर रहा है, एक इसके बराबर वाला, एक उधर वाला और एक इधर वाला। 4 रूम हो गए और 4 ही इनके नीचे, ये 8 रूम हो गए। अब 4 ये और 4 इसके नीचे। तो ये जो बॉटम पॉइंट है इसको 8 लोग शेयर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एक्सिस है, इसने पूरे सिस्टम को, पूरे बोर्ड कह दूं या ये तो बाहर है ना निकला हुआ, इस रूम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 8 पार्ट्स में। कोऑर्डिनेट एक्सिस 2D प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स में। और इसने कितने में कर दिया? 8। ठीक है बच्चों, तो हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग है। दिखाऊं? देखो कैसे।
आपको रूम के बारे में बात करनी है, जैसे जिस रूम में मैं खड़ा हूं अभी, ऑलराइट, जिस रूम में मैं खड़ा हुआ हूं अभी, उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो इसमें क्या है, इसे मैं मान रहा हूं, ये जो इधर डायरेक्शन है ये x, ऊपर वाली y और इधर वाली z। मैं कॉर्नर पे ध्यान दे रहा हूं, तुम अपने रूम का किसी भी एक कॉर्नर पकड़ लो और x y z को निर्धारित कर दो, सबसे पहला काम, ठीक है। अब आप जिस रूम में हैं उसे कह दो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं यहां पे खड़ा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब इसके पीछे वाला जो रूम है, ध्यान से समझना, इसके पीछे वाला जो रूम है उसकी चीजें क्या होंगी वो मैं दिखाता हूं। जैसे जिस रूम में मैं हूं इसमें जो भी कोई पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, चाहे वो x हो, y हो और z हो। x y z तीनों ही पॉजिटिव होंगे। अब आ जाओ इधर पीछे, अगर मैं इसके जस्ट पीछे चला जाऊं तो x तो अब भी यही रहेगा उसके लिए और y अब भी यही रहेगा, लेकिन जो z था इधर वो अब उधर हो गया। तो इसमें x y दोनों पॉजिटिव रहेंगे लेकिन z नेगेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। अब जो वो उधर रूम है उसके आगे वाला रूम उधर, उसमें क्या क्या चेंज हुआ, उसमें z नेगेटिव है, साथ में अब x भी नेगेटिव हो गया उस साइड में, लेकिन y अब भी वही है। तो उसमें x नेगेटिव, z नेगेटिव, लेकिन y अब भी पॉजिटिव। अब इस रूम के उधर वाला रूम, इस रूम के जब उधर रूम पे जाएंगे तो उसके लिए उसके लिए y अब भी वही है, x अब वो नहीं है, x उधर है और z वही है, z तो उसके लिए भी यही है। तो इस बार सिर्फ कौन नेगेटिव होगा, इस बार सिर्फ नेगेटिव होगा x, y और z दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब आ जाओ इसके नीचे, ठीक है, इस रूम के जस्ट नीचे, इस रूम के जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं तो x कैसा होगा, अभी तक जो थे ना चारों, उन सब में एक खास बात थी कि y पॉजिटिव था, उन सभी में जो मैंने अभी बोले हैं उन सब में जो y कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अब आ जाओ नीचे, अब नीचे जब आए तो जो इस रूम के जस्ट नीचे, ठीक है ना, इस रूम के जस्ट नीचे x तो पॉजिटिव ही है, इस रूम के जस्ट नीचे जितने भी पॉइंट हैं उन सभी का x पॉजिटिव होगा, z भी पॉजिटिव होगा, लेकिन y नेगेटिव, क्योंकि y ऊपर था अब नीचे है। अब उस रूम के जस्ट बराबर में इधर, ठीक है, तो उसमें क्या सीन होगा भाई, उसमें x पॉजिटिव रहेगा, z नेगेटिव और y भी नेगेटिव। अब उस रूम के जस्ट उधर आगे उसमें क्या सीन होगा सोच के देखो, अब y नेगेटिव, z नेगेटिव और x भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, ठीक है। अब उस रूम के जस्ट इधर या इस रूम जो ये रूम है अपना उसके नीचे वाले रूम के उधर, उसमें बेटा z पॉजिटिव, y नेगेटिव और x नेगेटिव। क्लियर। तो ये जो 8 क्वाड्रेंट्स हैं इनके बारे में मैंने तुम्हें बताया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और इन सभी क्वाड्रेंट में एक वेक्टर ऐसा जरूर लाई करेगा जो तीनों एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड होगा। ये बात एग्री करोगे कि नहीं। मान लेता हूं मैं एक डंडा लेता हूं, मैं उसके कॉर्नर पे लगा दिया और मैंने देखा एंगल्स तीनों सेम है, एक्स वाई जेड के साथ, तीनों के साथ सेम है। मैंने जो डंडा लगाया सेट कर सकता हूं या नहीं ऐसे? यस। तो वही डंडा मैं इधर नहीं सेट कर सकता क्या उस रूम में? यस। क्या उस रूम में नहीं कर सकता? यस। इस रूम में जो उधर है, यस, उसमें भी कर सकता हूं। सिमिलरली नीचे के चारों में भी कर सकता हूं। बोलो, बात समझ आ रही है क्या? क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। अब देखो, जो मैं वो कह रहा हूं ना तुम्हें कि यार ये अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा मैंने लिख दिया, फिर मैं कह रहा हूं नहीं ये इक्वल नहीं होंगे, तो ये बात नहीं समझ आ रही। इसका मतलब समझो, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं। एक्चुअल में एंगल कैसे ऑब्जर्व किए जाते हैं, यू नो वेरी वेल। एक्चुअल में एंगल किए जाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है या नहीं? पॉजिटिव डायरेक्शन, किसी भी एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस वेक्टर तक आया जाता है। क्लियर? ठीक है। जैसे मान लो जो वो डंडा है एक, वो रूम के नीचे है, जो नीचे वाला रूम है
ठीक है, उसके कॉर्नर पे, बस नीचे वाले रूम में अगर मैं खड़ा हूं मान लो, ठीक है, तो ओरिजिन अब मुझे कहाँ दिखेगा, ऊपर। क्लियर? नीचे वाले रूम में खड़ा हूं मैं, तो ओरिजिन कहाँ दिखेगा, ऊपर। ठीक है, अब मैंने एक डंडे को सेट किया ओरिजिन पे, एंगल आ गया मेरा। मैं कैसे एंगल इक्वली इंक्लाइंड करना है ना, तो मैं कैसे एंगल को ऑब्जर्व करूंगा, इसका एंगल देखूंगा इसके साथ, अपना जो एक्स एक्सिस है वो है ऊपर छत का कॉर्नर ये, ठीक है ना, इसके साथ एंगल देखूंगा, फिर किसके साथ देखूंगा, फिर जेड के साथ देखूंगा वो वाला कॉर्नर, फिर किसके साथ देखूंगा, फिर वाई के साथ, ऐसे वाला। अब ये जो वाई के साथ देख रहा हूँ ना मैं, ये वाई नेगेटिव वाला वाई है, एक्चुअल में देखना किधर चाहिए, ऊपर वाले वाई के साथ। तो अगर नीचे वाले वाई के साथ अल्फा आ रहा है तो ऊपर वाले के साथ कितना आएगा, पाई माइनस अल्फा। तो वो चीज़ मैं जस्ट तुम्हें कह रहा हूँ कि सिर्फ अंतर इतना आएगा अल्फा और पाई माइनस अल्फा, इस टाइप से। लेकिन अगर आप एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल विद एक्सिस, ठीक है, तो लेट से अगर मैं बोल दूं ना अल्फा बीटा गामा आर दी एक्यूट एंगल विद एक्सिस, तो हाँ ये बात सही है, अल्फा बीटा गामा। फिर यहाँ पे, जबकि यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा डलते हैं ना, वो एक्यूट एंगल नहीं, वो जो एंगल्स होते हैं अपने वो डालने चाहिए। वो बात अलग है कि इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर्स है, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट पड़ जाएगा। जब मैं कहता हूँ कि जब डायरेक्शन कोसाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या एक वेक्टर है जिसकी लेंथ इतनी है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस मुझे पता है, तो उसका इफेक्ट पड़ जाएगा एंगल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी कि सिर्फ अगर मैंने एक्यूट एंगल लिया, एक्यूट एंगल अल्फा बीटा गामा ऐसे मान लिया है, ठीक है, जबकि एक्चुअल में जो अल्फा बीटा गामा होंगे वो एक्यूट एंगल नहीं होते, ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आता है वो होते हैं। तो इसलिए मैंने ये बोला कि कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। स्टिल मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, अब ये जो तीन जगह हैं 1 2 3, इनको भरने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 4 8, तो बेटा 8 वेक्टर्स ऐसे पॉसिबल हैं। सबसे पहली बात तो ये कंफर्म कर लो, ठीक है। तो देयर आर 8 सच वेक्टर्स पॉसिबल, लिख लेना, ठीक है। देयर आर 8 सच वेक्टर पॉसिबल, और उनके डायरेक्शन कोसाइंस कुछ इस प्रकार के होंगे। साइन कैसा होगा आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो 8 ऐसे वेक्टर होंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए ऐसी कितनी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल होंगी, ऐसी कितनी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल होंगी, तो बेटा मैं बोलूंगा कि स्ट्रेट लाइन 4 पॉसिबल होंगी, ठीक है कि नहीं। देखो, एक जो वेक्टर, मैं ऊपर वाले रूम में खड़ा हूं, ठीक है, मैंने एक डंडा सेट किया है, ये यहाँ पे, ये ऐसे जा रहा है, ओरिजिन से ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये इक्वली इंक्लाइंड है। अब ध्यान से देखो, जो एक उधर नीचे रूम है, क्या उस साइड में नीचे रूम है, उसमें जब एक इक्वली इंक्लाइंड डंडा खड़ा करूंगा तो ये दोनों ना एक ही लाइन में होंगे, जिन्हें मैंने अलग अलग वेक्टर माना है। बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार याद रखना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ अभी याद रखना, तब अच्छे समझ आएगा। इसका नाम दे रहा हूँ 1, इसका नाम दे रहा हूँ 2, उससे आगे वाले का नाम दे रहा हूँ 3, फिर इधर वाले का नाम दे रहा हूँ 4, फिर अपने नीचे वाले का नाम दे रहा हूँ 5, फिर नीचे वाले के बराबर वाला 6, फिर उधर 7, फिर इधर 8, ठीक है। ओके, अभी तुम्हें समझ आ गया रूम नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एक जो डंडा मैंने यहाँ पे खड़ा किया है, वो जो एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा इक्वल है, तो मैंने कह दिया इक्वली इंक्लाइंड है। सिमिलरली एक डंडा मैं किधर लगा सकता हूँ, जो 7th वाला रूम है, ठीक है ना। 7th मतलब जो उधर कॉर्नर में, जो मेरे नीचे जो बराबर वाला रूम है ना, उसके आगे वाला रूम, उसमें जो मैं एक डंडा लगाऊंगा तो ये दोनों डंडे एक ही लाइन में होंगे, ठीक बच्चों, ये दोनों डंडे एक ही लाइन में होंगे। दैट मीन्स एक ही स्ट्रेट लाइन कितने काउंट होंगे। एज वी नो, स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होती हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा,
जैसे 8 वेक्टर्स पॉसिबल हैं, ऐसे कितनी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल होंगी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो? 4, ठीक है, जिनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस यही होंगे बस, ठीक है, एक ये और एक ये दोनों कंबाइंड है, क्योंकि ये है इधर और ये है किधर? 7th रूम में, तो ये दोनों तो कंबाइंड हो गए। तो इसी टाइप से ऐसे जो इधर होगा और जो 8th रूम में होगा वो सेम हो जाएंगे, तो ऐसे करके सेम हो जाएंगे। मेरे ख्याल से समझ सकते हो आप, ठीक है। तो अब तुम ये भी सोच रहे होंगे शायद कि जो वो स्ट्रेट लाइन आएगी तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या लेने हैं, ये लेने हैं या ये लेने हैं? तो बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो ये ले लोगे, ये ले लोगे, तब भी दोनों ही केस में चलेगा काम, कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें, ठीक है बच्चों। वो जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा आपको। अभी फिलहाल मेरे ख्याल से वेक्टर समझ आ गए होंगे, जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताई है। फिर भी मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, इन्हें निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्ट ये वो कि डायरेक्शन कोसाइंस हमें वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में लिखा हुआ है लाइक दिस, तो वो वेक्टर कैसा होता है? यूनिट वेक्टर। नोट कर लें, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैसे एकदम देखते ही पता चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी लेंथ निकाल के देखो, अगर cos अल्फा प्लस cos बीटा cos गामा ये वाला वेक्टर लिखा है और मैं कहूँ इसकी लेंथ निकालनी है वेक्टर की, तो मॉड्यूलस लोगे आप। तो मॉड्यूलस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, जो कि किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई बेटा? 1। क्लियर? तो सिर्फ अगर कोई वेक्टर उसके डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो वो यूनिट वेक्टर है। तो अगर कोई वेक्टर मैं कहूँ, मैंने कह दिया एक वो वेक्टर लिखिए जिसके डायरेक्शन कोसाइन है ये, ठीक है, और उसकी लेंथ है 2, तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, बाहर लिख दूंगा 2, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इंटू 2 कर दूंगा। तो ओवरऑल अगर अंदर भी मल्टीप्लाई करूँ इसे, तो मैं लिख सकता हूँ 2/√3i 2/√3j 2/√3k, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये बात थी डायरेक्शन कोसाइंस की, ये बात थी किसकी? डायरेक्शन कोसाइंस की। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या है? तो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन के जस्ट मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे देखो कि जैसे मैं कहूँ एक डायरेक्शन है 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। एक डायरेक्शन क्या है? 1/√3 1/√3 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज जस्ट मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा उस वेक्टर की फॉर्म क्या होगी? ये होगी क्या नहीं? हाँ, मतलब यहाँ पे लिख दूंगा 1/√3i 1/√3j 1/√3k। अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर में ना √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? i प्लस j प्लस k। अब i j k के साथ जो लिखे हैं, कौन लिखा है? 1,1,1। वो एक्चुअल में क्या है? वो है जस्ट डायरेक्शन रेशियो। वो भी उसी क्या कहते हैं, वो भी उसी डायरेक्शन को शो करेगा। मतलब मैं ये कहूँ कि एक वेक्टर है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3 1/√3 1/√3 है, तो एकदम से आपको पता चल जाएगी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। उसकी डायरेक्शन तुम्हें एकदम से पता चल जाएगी कि भाई जो अल्फा होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, cos इनवर्स प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। अगर ये है तो तुम एकदम से समझ जाओगे अल्फा क्या होगा? cos इनवर्स 1/√3, बीटा क्या होगा? cos इनवर्स 1/√3, गामा क्या होगा? cos इनवर्स 1/√3। एकदम से तुम्हें एंगल्स पता चल गए। सिमिलरली अब अगर मैं कह दूं कि एक वेक्टर ऐसा है जिसके डायरेक्शन रेशियोज 1,1,1 है, तब भी आप सेम डायरेक्शन में पहुंचेंगे। जिस डायरेक्शन में अभी पहुंचे थे ना, तब भी आप सेम डायरेक्शन में ही पहुंचेंगे। लेकिन उस पर कैसे वर्क करते हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज में एक थोड़ा सा अंतर होता है, मैं आगे लिखवा दूंगा। डायरेक्शन कोसाइन में इस रूल को फॉलो करते हैं,
डायरेक्शन कोसाइन इस रूल को फॉलो करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा इस रूल को फॉलो करते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो जैसे मैं कहूँ आपको, लेट मी थिंक, जैसे मैं ये बोल दूं कि एक वेक्टर है √3/2, ठीक है, √3/2 i प्लस 1/2 j प्लस 0k। तो जो ये लिखे हुए हैं √3/2 i और 1/2 j, ये क्या है? तो मैंने एकदम से क्या किया, इनका स्क्वायर करके ऐड करके देखा। तो मैंने कहा √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, 0 का स्क्वायर 0। तो दोनों को ऐड करो तो बेटा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन है, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो ये क्या लिखे हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर ये 1 ना आता, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन ना होते, फिर डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है उन्हें। वो भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी आपको बता सकते हैं कि जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, लेकिन कैसे वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।